नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा है। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के शिमोगा में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। दोपहर 3:15 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा है। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के शिमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। दोपहर 3:15 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के शिमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जनसभा। दोपहर 3:15 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा है। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कर्नाटक दौरा है और वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन की रैली आज मुंबई में होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज समाप्ति की जाएगी। महारैली के बाद 17 मार्च को इंडिया गठबंधन की आज रैली हो रही है मुंबई में। आपको बता दें कि रैली में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। 17 मार्च यानी कि आज इंडिया गठबंधन की महारैली मुंबई में की जाएगी। रैली में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्ति के बाद महारैली होगी। आज इंडिया गठबंधन की रैली मुंबई में होगी। सत्रह मार्च यानी आज इंडिया गठबंधन की रैली मुंबई में होगी। रैली में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की महारैली आज मुंबई में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्ति के बाद महारैली की जाएगी। रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन आम लोगों के देखने के लिए गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक मोनो केबल डिटैचेबल गोंडाला रखा गया है। लोग गोंडाला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल के अंत तक देश की पहली अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन आम लोगों के देखने के लिए गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक मोनो केबल डिटैचेबल गोंडोला रखा गया है।
लोग गोंडोला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल देश के पहले अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आधारशिला रखी थी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है जो कि मोदी जी ने बनारस को सौगात दी है और इससे पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और ये खास करके यहाँ बनारस के लोगों को नए नए रोजगार के सिस्टम मिलेंगे और यात्रियों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। माँ गंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए लोग आते हैं, जाम में घंटों घंटों लग जाते रहे, उससे जो है घंटों का सफ़र जो है कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगा। रोपवे सिस्टम वाराणसी छावनी और गुदोलिया चौक के बीच 4.25 किलोमीटर लंबी होगी। रास्ते में 5 स्टेशन होंगे। इससे सैलानियों, तीर्थयात्रियों और यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। देखिए तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो भीड़ होती है काशी में आने के लिए प्रॉब्लम होता है कंठ से आने के लिए, उस भीड़ से बचने के लिए जो भी ग्राहक हैं, जो विजिटर लोग आते हैं घूमने के लिए, वो सीधे करंट से यहाँ पे आ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब कि उत्साहित लोग हैं और आज ही से नहीं, पिछली 5 साल से जो है काशी का बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 645 करोड़ रुपए है। इससे श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों का रेस्तारा बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के दिए हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट है। इसमें लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना स्नैक्स, डिनर, लंच कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल के डिब्बों को रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। डिब्बे उत्तर मध्य रेलवे के दिए हुए हैं। ट्रेन के एसी कोच में बदलाव करके किचन, स्टोरेज और डाइनिंग एरिया बनाई जा रही हैं। देखिए रेल कोच रेस्टोरेंट है, इससे लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। परिवार के साथ बैठ के एक हैपनिंग प्लेस में लोग अपना स्नैक्स, डिनर, लंच ले सकेंगे। रेल कोच रेस्टोरेंट में अंदर से काफ़ी डेकोरेटिव रहेगा तो लोगों को एक अच्छा पैराफर्नालिया मिलेगा, अच्छा ऑरा मिलेगा, बैठने के लिए अच्छी जगह होगी परिवार के साथ कहीं जाने के लिए। रेस्टोरेंट में लजीज पकवान किफायती दाम पर मिलेंगे ताकि हर वर्ग के लोग उनका जायका ले सकें। रेस्टोरेंट हो रहा है, हमारी फर्म कृष्णा कैटर्स को मिला है और इसमें फुली वेज और नॉनवेज भी है, लेकिन हम नॉनवेज अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे उसको, पूरा का पूरा वेज रहेगा। और ये 50 लाख वार्षिक का ठेका है हमारा और फुली एसी रहेगा। बाहर हमारा ये जो है आपका टेबल, काउंटर, सारी चीज़ें लगेंगी। चाइनीज, साउथ इंडियन, चाट, फुल्की, हर चीज़ की फैसिलिटी, खाने से लेकर के सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी। रेस्टोरेंट के लिए 5 साल का करार किया जा चुका है। 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए इसके अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है तो वहीं चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2024 की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर जो सीटें हैं उनको जीतने के लिए भी भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने एक ओर जहां 5 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है तो वहीं दूसरी ओर 3 सीटों पर आसानी से टिकट कांग्रेस ने फाइनल किए हैं और कांग्रेस में अभी 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस हरिद्वार, नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर अभी भी मंथन कर रही है। वही खबर यह भी है कि हरिद्वार सीट से टिकट के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज लगातार दिल्ली में डटकर अपना दावा पुख्ता करने में लगे हुए हैं। वहीं नैनीताल सीट से भी टिकट के कई दावेदार होने से मामला लंबा खिंच रहा है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा अब चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए तैयार है। इसी के तहत 5 सीटों पर आक्रामक प्रचार अभियान की तैयारी शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस कब तक प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और कब प्रत्याशी मैदान में चुनावी तैयारियां करेंगे, इस पर देखिए खास रिपोर्ट।
देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकल चुकी है। इसी के तहत भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड की सभी सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य भी रखा है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं पार्टी ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वॉर की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को इस तैयारी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता इस बार चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह बूथ स्तर पर लगे हैं। हर एक के सामने अपना बूथ है। हमारी पार्टी का मानना है कि बूथ जीता चुनाव जीता। उसको लेकर बूथ स्तर पर प्लानिंग है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए सभी बड़े नेता प्रयास करेंगे। जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जनता या विपक्ष ने त्रिवेंद्र रावत पर फेल की मोहर नहीं लगाई थी। फेल की मोहर त्रिवेंद्र रावत पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने लगाई, जब उनको मुख्यमंत्री पद से 4 साल में ही पदमुक्त कर दिया। आज वो फेल मुख्यमंत्री था, तो अब एक सफल सांसद कैसे साबित हो सकते हैं? क्यों उत्तराखंड की जनता पर आप ऐसे निकम्मे लोगों को थोप रहे हैं? आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में हरिद्वार व नैनीताल पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच प्रमुख दावेदारों ने अंतिम समय में जोर लगाने को दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार सीट से टिकट अब हरीश रावत व करण महारा के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के होने से कांग्रेस के लिए फैसला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं नैनीताल सीट से यशपाल आर्य, भुवन कपाड़ी, रंजीत सिंह रावत, प्रकाश जोशी व महेंद्र पाल जैसे दावेदार होने में समय लग रहा है। कि हालत आज ये हो गई कि उनको प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जो प्रत्याशी को कांग्रेस कह रही है वो लड़ना नहीं चाहते। तो हालात ये हैं कि एक तो प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं और जिनको कांग्रेस कह रही वो लड़ना नहीं चाहते। आज कांग्रेस केवल रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पूरे देश के अंदर आज माहौल क्या है और उत्तराखंड के अंदर माहौल क्या है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अभी तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे, कब प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस और कब प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैयारियां शुरू करेंगे। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। उदयपुर सीट पर बीएपी के एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, जिससे नए समीकरण बनते जा रहे हैं। तो वहीं जीत के लिए उम्मीदवारों में जोर आजमाइश जारी है। बता दें कि मेवाड़ डिवीजन की उदयपुर अहम लोकसभा सीट है। पेश है खास रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर के खत्म करने की आस लगाए है। उदयपुर लोकसभा सीट मेवाड़ डिवीजन की 4 सीटों में से एक है। इसमें 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाल ही में बनाए गए सलूनबर के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 32 लाख से ज्यादा वोटरों वाली इस सीट के करीब 81% मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के 60% से ज्यादा वोटर SC/ST समुदाय के हैं। बाकी वोटर सामान्य और OBC समुदाय के हैं। उदयपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है।
यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हासिल करने की होड़ लगी है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने तस्वीर को बदल दिया है और अब वो भी जीत की ताल ठोक रही है। माना जा रहा है कि बीएपी में वोटों को बांटने की ताकत है। पार्टी ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सलूनबर और खेरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखाई पड़ता है वो नया जिला सलूनबर का है। नया जिला बना है तो उस सलूनबर जिले की जो कायाकल्प होना भी शेष है। मैंने अभी पिछले दिनों सलूनबर का दौरा किया। वो एक कस्बाई मानसिकता वाला कस्बा है, लेकिन ऐसे में वहाँ पर अभी जिले जैसी ग्लोरी या जो जिले जैसी जो आभा दिखनी चाहिए वो नहीं है। तो वहाँ के लोगों में एक निश्चित तौर पर एक अनुमान लगाया जा सकता है या अपेक्षा की जा सकती है कि हमारा जिला विकसित हो और महत्वपूर्ण तरीके से उदयपुर लोकसभा सीट के पटल पर दिखाई पड़े। जनजाति समुदाय के अहम मुद्दों में पेसा अधिनियम के तहत जल, जमीन और जंगल के अधिकारों के साथ उनके इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। स्थानीय मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने चाहिए, खासतौर से जो आदिवासियों के विषय है, जिसमें बहुत बड़ा एक सवाल है वो उनके विस्थापन का है। हर बार उनको रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है और उनके जो जंगल और ज़मीन के अधिकार हैं, जल का अधिकार है, पेसा एक्ट है, इन सबको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इन सब को कितनी अच्छी तरह से लागू करके उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। मुझे लगता है कि दोनों ही प्रत्याशियों को इन पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों का अहम मुद्दा टूरिज्म बिजनेस से जुड़ा है। उनकी मांग है कि इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के टूरिज्म से जोड़ा जाए। साथ ही वे यहाँ के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने, रेल सर्विस बढ़ाने, हाई कोर्ट बेंच बनाने और उदयपुर शहर को बी कैटेगरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन दिख रहा है। चाहे कोई भी मुद्दे रहे, हमने अब तक के देखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो अलग अलग तरह के कानून नहीं रहेंगे, एक तरह का कानून हो जाएगा, तो वो भी सबके जनहित में रहेगा और सबको समान अधिकार मिलेंगे, समान कानून होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं धारा 370 का मामला है, अयोध्या में राम प्रभु की जो बात है वो बात कह लो, या हर तरीके से हम कहें कि हम जो जनता वास्तव में चाहती है, हम जो चाहते हैं वही तो हो रहा है, तो हम उन्हें वोट क्यों न करें जो हमारी चाहत के अनुरूप हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। मैं वोट कास्ट करने से पहले सबसे पहले देखूंगा मेरा इंडिया का नाम फॉरेन में कितना फेमस है, क्या लोग कितने बड़े बड़े लोग इंडिया का नाम ले रहे हैं, इंडिया की वैल्यू कितनी है। तो इसका सेकेंड देखूंगा कि इंडिया में कितना रोड नेटवर्क कितना अच्छा हुआ है। और थर्ड मैं देखूंगा कि पब्लिक का डीलिंग कैसी है, आपकी पब्लिक के इमोशंस का जुड़े हुए नहीं हुए, आपकी पब्लिक का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मुद्दे रहेंगे देखने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी व्यापारी की ये है, हम छोटे कस्टमर हैं और हमारा जो व्यापार का जो तरीका है, तो कस्टमर आता है रहता है और हमारा पूरा व्यापार को ऑनलाइन खत्म कर दिया है। और इतनी बड़ी सरकारें आई हैं, सब काम हिंदुस्तान में अच्छा हो रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम लिए जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहा है, उन्होंने व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही उदयपुर लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशकों से बीजेपी का दबदबा रहा है। यहाँ के ज्यादातर वोटर जनजाति समुदाय से जुड़े हैं, जिनके बीच बीजेपी ने अच्छी पकड़ बना ली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवर सिंह मीणा को हराया था। वहीं 2019 में अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 4,38,000 वोटों के अंतर से हराया था। उदयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार नए उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर मन्ना लाल रावत चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है। 2022 में परसिमन के बाद बनी लोकसभा सीट राजौरी अनंतनाग में कड़े मुकाबले के आसार हैं। बता दें कि जनता विकास और रोजगार के मौके बढ़ाने की मांग कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव की झलक साफ दिख रही है। पेश है खास रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनावों में राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अलग भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीर के लिए जानी जाने वाली ये सीट जम्मू कश्मीर की राजनीति में आ रहे बदलाव को दिखाती है। ये लोकसभा सीट 2022 में हुए परिसीमन के बाद बनी। इस लोकसभा क्षेत्र में
कश्मीर के अनंतनाग इलाके को जम्मू के पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ा गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के अनंतनाग में विलय के साथ वोटिंग के तरीके में काफी बदलाव आया है। इलाके में करीब आधी आबादी कश्मीरियों की है, जबकि जीत हार में अहम रोल निभाने वाले पहाड़ी वोटर 28.5% और गुज्जर वोट 21.5% है। अनंतनाग पहले भी एक हसास सेगमेंट माना जाता था, क्योंकि यहाँ से जो भी रिजल्ट निकलता था उसका इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ कश्मीर तक जाता था। तो अब चूंकि डिलिमिटेशन के बाद जो इसकी जो खदुखाल में तब्दीली आई है, इसमें एक नॉर्थ पूल और साउथ पूल का एक रिश्ता बन गया है। इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस में भी है और बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि इम्पैक्ट पड़ गया, बहुत सारा नजरें हैं इस पर, तो और बड़ा मुकाबला भी है। राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के कुछ वोटरों का कहना है कि वे उस पार्टी को वोट देंगे जो इलाके में विकास लाएगी और नौकरियों के मौके बढ़ाएगी। वोटरों ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में 5 साल से चुनी हुई सरकार नहीं है। अगस्त 2019 में उसका राज्य का दर्जा खत्म कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जो हमारा काम करेगा, यहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगे, बिजली आती है, राशन देंगे, हम उसी को वोट देंगे और किसी को नहीं। काफी टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, कोई नुमाइंदा है, जो हमारे पास नुमाइंदा आएंगे ना, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा यहाँ अश्व काम में। खास का रीजन रहेंगे डेवलपमेंट और बेरोजगारी। नौजवान देखो, हर एक घर में 2-2, 4-4 MSc MPhil करके बच्चे डिग्रियां करके अनएम्प्लॉय है और माँ बाप के कंधे पे बोझ ही है। अभी अगर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इनके लिए राहत की कोई पैकेज लाए, कि इनके लिए कोई पैकेज लाए, तो तब लगता है कि गेन कर सकता है, वो पार्टी गेन कर सकती है। इसके लिए इलाके के कुछ वोटरों को नेताओं के लिए वादों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि इन नेताओं के किए गए वादे कई बार अधूरे रह गए। हम तो वोट किसी को नहीं करता है आज तक, तो मगर बाकी तो लोकल लोग तो करते हैं, आवाम करेगा वो, हम किसको करेंगे? हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। मेरे बिजली बिल यहाँ तो यहाँ मीटर लगा हुआ है, गरीब को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिल आते हैं। बाकी आवाम को कुछ नहीं, आवाम उस वक्त चाहिए जिस वक्त नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने 2019 के चुनाव में अनंतनाग लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर से 5 सांसद लोकसभा में जाते हैं। 2019 में इनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीने में कराए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।